नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर अमरनाथ यात्रा काफिले में 4 बसों की टक्कर हो गई है। बस हादसे में 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामबन के चंदरकोट लंगर साइट के पास ये हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने से 4 वाहन आपस में टकरा गए हैं, जिससे इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। 25 यात्री इसमें घायल हुए हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर अमरनाथ यात्रा काफिले में 4 बसों की टक्कर देखने को मिली है और इस बस हादसे में बताया जा रहा है कि 25 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य जारी है। 25 यात्री इसमें घायल हुए हैं। ब्रेक फेल होने की वजह से 4 वाहन आपस में टकरा गए हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। तो रामबन के चंदरकोट लंगर साइट के पास ये हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 वाहन आपस में टकराए हैं और जिसकी वजह से 25 यात्री इसमें घायल हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर वहां पर भगदड़ मच गई थी और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य जारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा काफिले में 4 बसों की आपस में टक्कर हो गई है। ब्रेक फेल होने की वजह से आपस में बसें टकराई हैं और इस हादसे में 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रामबन के चंदरकोट लंगर साइट के पास ये हादसा हुआ है। तो कई थानों की पुलिस भी पहुंची है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रेक फेल होने की ये वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से 4 बस आपस में टकराई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? ये हादसा हुआ है जिसमें 25 यात्री घायल हो गए हैं। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आपको हम बताते चले कि लगभग 8:30 बजे के करीब ये घटना है। जम्मू से जो पहलगाम के लिए एक कॉन्वॉय रवाना हुआ, वह पहुंचा लगभग रामबन जिले के चंदरकोट में। और ऐसे में ये हम आपको बताएं कि क्योंकि ये जो कॉन्वॉय होता है, इसमें तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां सिक्योरिटी के बीच में मूव करती हैं और ऐसे में एकदम से एक जो ड्राइवर था बड़ी बस का, उसका ये कहना था कि उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगी और इस वजह से कहीं ना कहीं ये 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जो बड़ी वीडियो कोच बसेस थी, जिसमें यात्री जो है वो सवार थे। और तुरंत जो सिक्योरिटी के लोग थे आसपास, जम्मू कश्मीर पुलिस और रामबन के डिप्टी कमिश्नर, एसपी वगैरह सब मौके पर पहुंचे और इन्हें रामबन के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने बाद में बताया कि बहुत ज्यादा ग्रीवियस इंजरीज किसी को नहीं है। अच्छी बात यह है कि क्रिटिकल इंजरीज किसी को नहीं है, लेकिन 25 के करीब जो वहां पर इलाज जो पिलग्रिम्स है उनका चल रहा है। हम आपको बताते चले कि पहाड़ी रास्ता है और अक्सर टर्न्स वगैरह पर ब्रेक फेल होना कई बार हो जाता है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? क्या पूछ रहे हैं? जी, देखिए, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये नेचुरल एक्सीडेंट है। इसमें प्रशासन की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से यही बयान जो है वो सामने आया है कि हमने तुरंत जो है वो इलाज करवाया है। और इलाज के साथ साथ ये भी हम आपको बताएं कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है रामबन हॉस्पिटल का, उन्होंने कहा है कि सभी जो है वो ठीक हैं। और साथ ही साथ प्रशासन रामबन का जो है उन्होंने ऑल्टरनेट बसेस का अरेंजमेंट करवाया है और जो तो घायल हैं उन्हें वहां पर रखा गया है या उनके परिवारजनों को रखा गया है, लेकिन बाकी लोगों को ऑल्टरनेट बसेस में आगे पहलगाम की तरफ रवाना किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बीबीडी ग्रुप की 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। आयकर विभाग ने बीबीडी ग्रुप पर यह बड़ी कार्रवाई की है। बाबू बनारसी दास ग्रुप की बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गई है। अयोध्या रोड पर उत्तर ढौना चुगौर में जमीनें हैं। 13 खास
सराय शेख और सेमना में जमीनें जब्त कर ली गई हैं। बेनामी संपत्तियां 2005 से लेकर 2015 के बीच में खरीदी गई थी और इन्हीं बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। बीबीडी यूनिवर्सिटी के आसपास बेनामी संपत्तियां हैं। असली लाभार्थी अलका दास बेटे विराज सागर दास बताया जा रहा है। बेनामी संपत्तियों के असली मालिक बीबीडी ग्रुप। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है बीबीडी ग्रुप पर और आगे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, ठीक कहा आपने कि आयकर विभाग ने देखिए बीबीडी ग्रुप पर एक बड़ी कार्रवाई करी है। और देखिए, वर्ष 2021 से लगातार आयकर विभाग जो है वो इन बेनामी संपत्तियों की जांच कर रहा था, जिसके बाद उसने 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को देखिए जब्त किया है। और ये सभी संपत्ति है देखिए जो कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई थी, जिनमें से ज्यादातर जो है वो दलित हैं। और जब उनसे आयकर विभाग के लोगों ने बात करी तो उनका कहना यह है, कईयों ने तो अपना नाम भी कहने से मना कर दिया कि हमने किसी तरीके की संपत्ति को नहीं खरीदा। और उन लोगों की देखिए माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इन संपत्तियों को खरीद सके। अब इनके देखिए असली लाभार्थी कौन है? अलका दास की अगर बात करी जाए, विराज सागर दास की बात करी जाए, ये इनके असली लाभार्थी हैं। और ये सभी जो संपत्तियां हैं देखिए बीबीडी ग्रुप के आसपास का, जो सराय शेख की बात कर लें, सेमरा की बात कर लें, खास की बात कर लें, वहां पर इन संपत्तियों को जो है वो खरीदा गया था। जब आयकर विभाग ने देखिए अपना शिकंजा कसना शुरू किया तो इन लोगों ने क्या किया, संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अब फिलहाल आयकर विभाग ने ऐसी तमाम संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर देखिए रोक लगा दी गई है। उन कर्मचारियों से भी बात करी जा रही है जिनके नाम पर संपत्ति को देखिए खरीदा गया है, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा की आखिर ये बेनामी संपत्तियां इनके नाम से क्यों खरीदी गई। एक बड़ा फर्जी जो है इसमें देखा जा रहा है कि कागजात लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए सर्किल रेट भी महंगा हुआ है। ऐसे में ये जो जमीनें हैं देखिए इनके सर्किल रेट के हिसाब की भी अगर कीमत को जोड़ा जाएगा तो बहुत ही बेशकीमती जमीनें हैं। वो 2021 से देखिए लगातार जो आयकर विभाग है वो इन पर शिकंजा कस रहा था, तमाम कागजात को बटोरने की कोशिश कर रहा था। तो बीबीडी ग्रुप पर देखिए मुझे लगता है कि आज के दिन की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, जब बेनामी संपत्तियों के रूप में 100 करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया। और अब आगे चल के इनकी देखिए दिक्कतें बढ़ेंगी। अलका दास से पूछताछ की जाएगी, विराज सागर से पूछताछ की जाएगी, इनके अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर जब आपने ये संपत्ति खरीदी थी तो किसके नाम पर खरीदी हो। जिसके नाम पर वो संपत्ति खरीदी गई वो तो कह रहा मुझे पता ही नहीं था कि इस तरीके की संपत्ति मेरे नाम से खरीदी गई है। तो संपत्ति तो जरूर जब्त हो गई है, लेकिन बीबीडी ग्रुप की देखिए अब दिक्कतें बढ़ेंगी। आपको भी पता है बीबीडी ग्रुप देखिए किस तरीके से जहां पर इनकी यूनिवर्सिटी बनी उसके आसपास का जो पूरा एरिया है वो बीबीडी ग्रुप के नाम पर है। तो अगर संपत्ति को खरीदा गया था तो क्या कागजों के जो नियम होते हैं, जो पावर होती है, क्या उसको फॉलो किया गया था? तो ये दलित किसानों के नाम पर जमीन खरीदने के पीछे कोई खेल तो नहीं था, किसी तरीके की क्या ऐसी चीजें थी? तो तमाम चीजों पर आयकर विभाग जो है वो अब बात करी जाए, विराज सागर की बात करी जाए, अलका दास की बात करी जाए, इन लोगों से पूछताछ करेगा। हो सकता है विभाग में भी बुलाए, इनके बैंक डिटेल्स को खंगाला जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि इनके जो खाते हैं उनको सीज भी किया जा सकता है, कॉल डिटेल निकलवाई जा सकती है यूनिवर्सिटी के आसपास लोगों। तो और ये भी देखा जा रहा है कि इसमें अंदरूनी तौर पर कुछ लोग भी शामिल हैं जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है। देखिए बिल्कुल संदीप, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी। और जिस तरीके से विराज इंफ्राटाउन व हाईटेक प्रोटेक्शन लिमिटेड कंपनी की बात की जाए तो इनकी भूमिका क्या बताई जा रही है इसमें? देखिए इन्हीं की ही भूमिका है इसमें। विराज सागर दास जो स्वर्गीय अखिलेश दास और अलका दास के देखिए बेटे हैं, ये इनकी दो देखिए कंपनी चलती है। हालांकि चलाते तो ये इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन ये जो इनकी दो कंपनियां चलती हैं जिसमें विराज का देखिए आपने जिक्र किया है, तो इसमें देखिए है मेसर्स विराज इंफ्राटाउन प्राइवेट लिमिटेड और हाईटेक प्रोटेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देखा जा रहा है कि इनकी जो संपत्तियां जो खरीदी गई थी वो इन्हीं से ही इर्द गिर्द
जो लोग देखिए जुड़े हुए थे उनके नाम से खरीदी गई थी। तो इन कंपनियों की भी जांच करी जाएगी और इसी के एवज में जो और कंपनियां संचालित की जा रही हैं, जो दिखाई तो दे रही हैं लेकिन कागजों में नहीं शामिल है, तो ऐसा तो नहीं ये खरीद फरोख्त का जो पैसा है वो इन कंपनियों के माध्यम से देखिए आगे भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विराज सागर की भी देखिए दिक्कत बढ़ेगी, अलका दास से भी देखिए पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए कर्मचारियों के नाम पर आखिर लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति किस लिए खरीद ली गई, क्योंकि उनकी तो देखिए जो माली हालत है वो करोड़ों रुपए खर्च करने की थी नहीं। तमाम लोगों से आयकर विभाग ने पूछताछ करी तो उनका कहना यह है कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे नाम पर जो है वो जमीन खरीद ली गई। तो अब देखिए जांच शुरू होने के बाद ये भी हुआ कि लोगों ने आप देखिए जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद क्योंकि 2021 से जांच चल रही थी, फिर आयकर विभाग ने देखिए इसकी खरीद फरीद पर रोक लगाया गया और जिस दिन जमीन बेची गई, आप इनके पीछे कलाकारी देखिए, उसी के अगले दिन जैसे ही पैसा आया पूरा नगद पैसा निकाल लिया गया। अब वो पैसा कहां पर लगाया गया, कहां पर खर्च हुआ, यानी सुनियोजित तरीके से ये पूरा जो है वो जमीनों को बेचने का गोरख तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर संभल से है, जहां पर रेलवे इंजीनियर विभाग कार्यालय पर छापा पड़ा है। गाजियाबाद सीबीआई का कार्यालय पर यह छापा पड़ा है। वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई की छापेमारी हुई है। भुगतान के बदले रिश्वत के शिकायत पर यह रेड डाली गई है। तो आईओडब्ल्यू और एईएन कार्यालय में खंगाले गए हैं दस्तावेज। छापेमारी में कुछ अभिलेख किए गए हैं जब्त और बताया जा रहा है कि सहायक अभियंता से घंटों पूछताछ की गई है और उसे टीम अपने साथ लेकर गई है। रेलवे ट्रैक पर कार्य के भुगतान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौसी रेलवे कार्यालय का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वतंत्रता सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, कितने घंटों तक ये छापेमारी चली है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मैं बता दूं, ये एक रिश्वतखोरी का मामला है। जो बताते हैं जो ठेकेदार हैं रेलवे के, उन्होंने शिकायत की थी कि मेरे भुगतान को लेकर के देरी की जा रही है और उसमें रिश्वत की डिमांड की जा रही है। उसको लेकर के सीबीआई गाजियाबाद ने छापा मारा और वहाँ पर 4 से 6 घंटे बताए जाते हैं टीम रही और उसने जांच पड़ताल की और कुछ अभिलेख भी जब्त किए हैं सहायक अभियंता कार्यालय को। और घंटों पूछताछ करने के बाद जो एईएनएस सहायक अभियंता इंजीनियरिंग रेलवे उनको साथ भी ले गई है, लेकिन वहाँ मुरादाबाद तक हड़कंप मचा हुआ था रेल विभाग में। और बताया ये जाता है कि अब क्या अग्रिम कार्रवाई की जाती है, लेकिन वहाँ से अभिलेख जो भुगतान वाले थे वो और सहायक अभियंता को जो टीम है वो अपने साथ ले गई है और कई घंटे पूछताछ करने के बाद। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दिल्ली से, जहां पर करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। विशाल मेगा मार्ट के तीसरी मंजिल तक की आग फैल गई। तीसरी मंजिल पर अभी भी वहां पर धुआं देखा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर, पहली और दूसरी मंजिल की आग बुझा दी गई है। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का काम किया गया। ये खबर दिल्ली से है, जहां पर करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में ये भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कई दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया है और तीसरी मंजिल तक ये आग फैल गई थी। वहीं तीसरी मंजिल पर अभी भी धुआं देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये भीषण आग लगी हुई थी और दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया है। ग्राउंड फ्लोर पर पहली और दूसरी मंजिल की आग जो है बुझा दी गई है और तीसरी मंजिल पर अभी भी धुआं देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट है जिस तरीके से विशाल मेगा मार्ट में ये भीषण आग लगी है? देखिए, कल ये आग लगी थी शाम 6:44 पर। आग की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई थी और उसके बाद अगर हम देखें तो आग पर काबू पाने में तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो तीसरी मंजिल पर जो आग की बात करें तो पूरी तरह से बुझा दिया गया, लेकिन जो धुआं है वो अभी भी देखा जा सकता है। विशाल मेगा मार्ट में ये आग लगी थी, भयावह आग लगी थी और ये भी जानकारी आ रही है कि एक की मौत भी इस हादसे में हो गई है और इसके अलावा
जो लाखों का नुकसान है वो भी हुआ है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर जो ये भयावह आग है वो लगातार फैलती चली गई और अभी भी तीसरी मंजिल पर जो है वो सुबह के वक्त धुआं देखने को मिल रहा था। जो अग्निशमन विभाग है वो पूरी तरह से वहां पर तैनात है। 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर कल पहुंची हुई थी और अभी भी जो अभियान है धुआं बुझाने को लेकर वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन दुखद ये है कि एक व्यक्ति की जान इसमें चली गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं ललितपुर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। मुड़ी खेदिया गांव में कई मकान धराशायी हो गए। खेतों में पानी से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। महरौनी तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी तरीके से। बारिश से बताया जा रहा है कि उटारी भवानी जमदार बांध खोले गए हैं, वहां का गेट खोल दिया गया है और जिसकी वजह से देखिए इस बारिश ने पूरी तबाही मचा रखी है। तो ललितपुर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। कई मकान जो है धराशायी हो गए हैं और इस बारिश की वजह से कई लोग जो है पलायन के लिए मजबूर हो गए। खेतों में पानी से सोयाबीन की फसल भी बर्बाद हो गई है। महरौनी तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण बात की जाए तो उनका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर मूसलाधार बारिश ने पूरी तबाही मचा रखी है और कई मकान जो हैं वो धराशायी हुए हैं, फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, मूसलाधार बारिश ने पूरी तबाही मचा रखी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर कार्य किए जा रहे हैं? नंदिनी, आपको बता दूं कि जिस तरह से 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जो ग्रामीण क्षेत्र में उनमें पानी से ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। जहाँ जो उनके खेत भर गए, जो सोयाबीन फसल बोई थी उनमें पानी भर गया है। तो वहीं जो मकान है, जो कच्चे मकान है, वह भी धराशायी लगातार हो रहे हैं। तो वहीं सूचना जो स्थानीय ग्रामीण है वह प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। तो प्रशासन के जो लेखपाल है वह उनका निरीक्षण करके उनको मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश के चलते गाँव में पानी भर गया तो वहीं जो ग्रामीण है उनका जनजीवन अस्त व्यस्त भी देखने को मिला है और कई मकान गिरने से कई लोग जो परिवार हैं वह भी अब रैन बसेरों की तरफ रुख कर रहे हैं। और अत्यधिक बारिश की वजह से जो स्कूल हैं वह भी अभी जो बंद बताए जा रहे हैं और जो टीचर्स हैं वह भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जो नदियां हैं वह उफान पर आ गई हैं। लगातार डैमों के गेट खोले जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो क्या कुछ किया गया? जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई मकान भी धराशायी हुए हैं। बिल्कुल नंदिनी, जो वहाँ के स्थानीय प्रधान हैं उन लोगों ने जो वहाँ के जो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उनको इस पूरे मामले की सूचना दी। तो वहीं जो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों को, जो जिन गाँव के कर्मचारी हैं उनको उन गाँव में नुकसान की भरपाई करने के लिए भेजा है और उनको जांच पड़ताल करने के बाद ही जितनी भी उनकी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए राजस्व टीम और जो प्रशासन है वह ग्रामीण क्षेत्र में भरपाई करने के लिए आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबर झांसी से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर सूचना मिलने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पे बम की सूचना दी गई। दिल्ली कंट्रोल रूम को अनजान नंबर से फोन आया और स्टेशन से यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ट्रेन को यात्रियों से खाली कराकर उसकी जांच पड़ताल की गई है। तो ये खबर देखिए सामने आ रही झांसी से और स्टेशन से सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। एक व्यक्ति के द्वारा रेल मदद के माध्यम से सूचना दी गई थी कि गाड़ी में बम होने की संभावना है। उस गाड़ी झांसी पहुंचने वाली थी उससे पूर्व। उसके आधार पे स्थानीय प्रशासन, बॉम्ब स्क्वाड, जीआरपी, आरपीएफ द्वारा सभी तैयारियां यहाँ की गई। लोगों प्लेटफॉर्म को गाड़ी के आने से पूर्व खाली किया गया। सभी लोगों को सुरक्षित उतार कर उनके सामान की जांच की गई और गाड़ी के सभी कोचेज की राजकीय बीडीडीएस स्क्वाड द्वारा जांच की गई और कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है।
खबर ललितपुर से, जहां पर हिस्ट्री शीटर की गुंडई का वीडियो देखने को मिला है। तलवार कुल्हाड़ी से हमले का प्रयास किया है। तेरई फाटक चौकी के पास ये तांडव होता रहा। हिस्ट्री शीटर की गुंडई से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। तालबेहड़ क्षेत्र चौकी तेरई फाटक ग्राम बरी खुर्द का ये पूरा मामला है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस कदर ये हिस्ट्री शीटर की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है और ये देखने को भी मिल रहा है। तो ये खबर ललितपुर से है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नंदिनी, आपको बता दूं ये पूरा मामला तालबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के तेरई फाटक ग्राम बरी खुर्द का है, जहां पर जो हिस्ट्री चीटर जो युवक है वह हाथ में तलवार लेकर किस तरह से ग्रामीण माने अपने ही गांव के लोगों को धमका रहा है और मारने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं एक व्यक्ति और इसी के परिवार का वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वह भी मारने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं पूरा गाँव जब इकट्ठा हो जाता है तो वह उनके गाँव में बीच बचाव किया जाता है। उसके बावजूद भी यह लोग हाथापाई पौतारू हो जाते हैं। वहीं पूरा मामला जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वायरल हो रहा है। तो वहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने खबर का संज्ञान लिया और खबर के बाद अब जो हिस्ट्री चीटर दबंग गुंडे हैं उनके लिए पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल में जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए और तलवार लिए कोई फरार बताया जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दुस्साहस तरीके से एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, वहीं जो ग्रामीण लोगों के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को पीटा है। फोन कर उसे बुलाया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। थाना सोनवा क्षेत्र के लक्ष्मण नगर चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर श्रावस्ती से, जहां पर पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की है। बताया जा रहा है कि फोन कर उसे बुलाया गया और इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसका ये वीडियो आप देख सकते हैं। और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। थाना सोनवा क्षेत्र लक्ष्मण नगर चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर मेरठ से, जहां पर घर लौट रहे व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। पिता को बचाने पहुंचे बेटे को भी बुरी तरीके से पीटा गया। बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडे तमंचे से हमला बोला। तमंचे की बट से युवक का सिर फोड़कर उसे घायल कर दिया गया। बीच सड़क पर दबंगों ने पिता पुत्र को बुरी तरीके से पीटा है। युवक को मरा समझकर सड़क पर छोड़ गए ये दबंग और पुलिस ने दबंग आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। लोहियानगर थाना क्षेत्र के गैस गोदाम के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शोएब जिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? ये एक व्यापारी था, ये अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौटा था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि इसके परिचित करीब 4 से 5 दबंगों ने उसको रास्ते में घेर लिया, उसको लाठी डंडों जो हथियार थे उनसे पीटने लगे। इस दौरान जो उसका बेटा था वो भी वहां पहुंचा तो बेटे ने जो पिता की पिटाई होते हुए देखा तो उसका विरोध किया और जो दबंगों थे उनसे भिड़ गया। लेकिन दबंगों ने जो था वो बेटे की जो काफी बुरी तरह से पीटा। जो पिस्टल की बट और तमंचे की बट थी उससे सर और शरीर को उसके जो है वार किए और उसको बुरी तरह से सड़क पर पीटा गया। जो आरोपी थे वो उसको इतना पीटा कि वो सड़क पर अधमरा हो गया। आरोपियों ने सोचा कि वो मर चुका है, ये सोचकर वो मौके से फरार हो गए। जिसके बाद वहां पर जो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, राहगीरों ने आनंद फानंद में जो घायल युवक था उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो जो पीड़ित पिता और पुत्र थे उन्होंने पूरी घटना बताई। जो आरोपी हैं करीब 4 से 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कहना है जो आरोपी हैं उनको जो है जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो भी सबूत के तौर पर जुटाई जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बुलंदशहर से, जहां पर दलित युवकों को ठाकुर समाज के लोगों ने पीटा है। पिटाई से बालवीर कुंवरपाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित के घर के आगे लगे बल्ब को भी तोड़ दिया गया। लाठी डंडों से लैस आरोपियों ने जमकर तांडव किया है। थाना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के रामबास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3-4 बार इस पे FIR हुई है। इसका किसी
केस में दर्ज वो नहीं हुआ ये। मतलब अब आपने शिकायत करी अपनी पुलिस सर में? हमने शिकायत कर दी है शिकारपुर थाने में, हमारी रिपोर्ट भी लिख ली है और चढ़ी भी गई है, पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। कब की घटना? यहाँ पे फोन करती है और मना कर देती है, पुलिस नहीं आती है वहाँ पर। घटना कब की है? ये घटना है जी रात को 1 तारीख की 2 बजे घटना हुई है कि रात में। आगे बढ़ते हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में उत्सव और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अकेले शुक्रवार को 14,575 श्रद्धालुओं ने पवित्र हिमलिंग के दर्शन किए। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में 26,868 शिव भक्त यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए गंदेरबल के बालटाल में यात्री निवास परिसर का उद्घाटन किया। इस निवास परिसर में 800 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी और इसमें पंजीकरण और सुरक्षा ब्लॉक भी होगा। अभी तक जो सूचना है 20,000 से ज्यादा बाबा के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बहुत ही उत्सव और उत्साह का वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में है। देश के कोने कोने से बाबा के भक्त आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिक भी उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने और श्राइन भवनों की यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे